मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, को मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। ये एक माइंडसेट है। इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है। बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूं। कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। राहुल गांधी, इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। राहुल गांधी फंस गए हैं, फंसाने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। राहुल गांधी घिर गए हैं, घेरने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं। पुणे में राहुल ने मनुस्मृति के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ड किया, उसे रायबरेली में राहुल की पिच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने कैसे पंक्चर किया? राहुल को घेरते घेरते योगी राहुल के नाना, परनाना, दादी, इन सबका जिक्र क्यों करने लगे हैं? पुणे में राहुल ने जो इवेंट किया, उस इवेंट पर नागपुर से देवेंद्र फडणवीस ने कौन सा खुलासा कर दिया? 22 अगस्त, 23 अगस्त और अब 24 अगस्त, 3 दिन यानी 72 घंटों में देश की सियासत 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। राहुल ने फीमेल स्टूडेंट्स के पीछे छिपकर मनुस्मृति पर हमले से इसकी शुरुआत की और अब उन्हीं छात्रों को साथ लेकर योगी और देवेंद्र फडणवीस ने राहुल की घेराबंदी कर ली है। राहुल गांधी दरअसल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स हैं। इसमें एक चैप्टर में जंतर मंतर है, तो दूसरे चैप्टर में महिला फैक्टर और जेन जी फैक्टर है। और राहुल का इमीडिएट गोल 2027 का यूपी इलेक्शन है। पहले नीले रंग का टी शर्ट पर पिंक कलर में गर्ल पावर वाला बैज, फिर पीले रंग का शर्ट पर वही पिंक कलर वाला बैज और पीछे स्टेज पर मनुस्मृति विरोधी टेक्स्ट। ये कोई संयोग नहीं है, ये शुद्ध रूप से राहुल का युवा महिला वोटर्स और जेन जी का ब्रेन वॉश करने वाला पॉलिटिकल प्रयोग है। और इस प्रयोग के पीछे यूपी के कुछ नंबर्स हैं। दो 2027 में यूपी की 6,09,95,525 महिला वोट का सवाल है। 2027 में यूपी के 2,07,00,000 जेन जी वोटर्स का सवाल है। इसी वोट बैंक को रिझाने के लिए राहुल कभी स्टेज पर खड़े होकर खुद सेल्फी ले रहे हैं, कभी जेन जी महिला छात्रों के साथ ग्रुप फोटो में हंसते मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, कभी पिंजड़ा तोड़ो वाला बैनर पोस्टर लेकर इंस्टाग्राम पर अपने रील वायरल करा रहे हैं, तो कभी मोदी, योगी, भागवत के बयानों का वीडियो चलाकर यूथ को बरगला रहे हैं और कांग्रेस वाले 3 मिनट के वीडियो से सनसनी वाला कैप्शन चिपकाकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैला रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी पश्चिमी देशों की तर्ज पर हिंदुस्तान में भी वोक कल्चर को बढ़ावा देकर वोट पाना चाहते हैं, जिस भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से देवियों और देवताओं की भूमि माना जाता है? क्या राहुल गांधी उस देश में अपनी सोच थोपना चाहते हैं? और क्या इसके लिए वो महिलाओं की एक बड़ी आबादी को सिर्फ टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? मनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti.
And these words are a shame. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी, एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? राहुल और उनकी पार्टी का इरादा क्लियर है। जेन जी से जेन एक्स तक सबको बहकाओ, माहौल बनाओ और राहुल के लिए वोट लाओ। और इसके लिए राहुल कभी दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर बैठ जाते हैं, कभी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जाकर कैमरे से वीडियो बनवाते हैं, हंगामा बरपाते हैं, तो कभी पुणे पहुंचकर महिलाओं के दिल और दिमाग में मनुस्मृति विरोधी बातें फिट करते हैं, वोक कल्चर को बढ़ावा देते हैं और मंच पर खड़े होकर योगी और मोदी विरोधी स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाते हैं। और इसके तुरंत बाद कांग्रेस की टाइमलाइन पर यह दिखता है जिसमें लिखा होता है मोदी इज पास्ट, राहुल इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और इसके लिए पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, बल्कि ये कहिए कि इवेंट मैनेज किया जाता है। पुणे में राहुल की छात्रों की गूंज वाले इवेंट को ऐसे ही मैनेज किया गया। ढोल नगाड़े बजाए गए, राहुल राहुल का नारा लगाते हुए जो छात्र इवेंट के लिए पहुंचे वो भी खुद नहीं आए, उन्हें लाया गया। कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित कॉलेजों से छात्रों और लड़कियों को इवेंट वाली जगह पर लाया गया।
राहुल गांधी के इवेंट में उनकी पब्लिसिटी के लिए, उनके इवेंट के पॉजिटिव कवरेज के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी पैसे देने का आरोप लगा और आरोप लगाने वाले खुद देवेंद्र फडणवीस हैं। राहुल गांधी इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस है, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30-30 हजार रुपए दे रहे और उनको ये कह रहे कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए। और साथ साथ इतना ही नहीं, तो ऐसे भी अब मैसेजेस सामने आए हैं कि यहाँ पर बस रखी हुई है, इतने पैसे देंगे, आप 4 बजे से 10 बजे तक वहां आइए। ये एक इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। यहां राहुल के मनुस्मृति को लेकर दिए बयान और महिलाओं के बीच खड़े होकर वोक कल्चर को बढ़ावा देने वाले नैरेटिव की टाइमिंग भी नोट करने वाली है। राहुल ये सब कुछ शुद्ध रूप से जेन जी और महिला वोट के चक्कर में कर रहे हैं और इसका एक अंक गणित है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 37%, कांग्रेस को 20% और 2024 में बीजेपी को 36% और कांग्रेस को 22% महिलाओं का वोट मिला था। राहुल इसी नंबर में सेंध लगाना चाहते हैं, इसलिए महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन राहुल और राहुल के इकोसिस्टम का महिलाओं को बरगलाने वाला यह प्लान अब एक्सपोज हो चुका है। योगी और देवेंद्र फडणवीस ने जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। पुणे में महिला हित की बात करने वाले 56 साल के राहुल गांधी को और उनकी पार्टी की महिला विरोधी सोच को 56 साल के देवेंद्र फडणवीस और 54 साल के योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोज कर दिया है। इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। 2023 में ये जानते थे कि एनडीए के पास पूरा समर्थन है, इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया। और आज जब उसी अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजॉरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदम्बरम जी, आपके नेता पूना में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी हैं। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। नौजवानों को भरमाने का काम करते हैं, लेकिन भारत का नौजवान बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, वह आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आपके संस्कार हो सकता है भारत की परंपरा के साथ मेल न खाते हो, लेकिन कम से कम हमारी वर्तमान पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें आप। राहुल गांधी की पार्टी का इकोसिस्टम उन्हें जेन जी और जेन एक्स का सबसे बड़ा लीडर बता रहा है। राहुल को जननायक का तमगा बांटता फिर रहा है। मगर जिस पुणे में राहुल ने स्टेज्ड इवेंट करके जेन जी महिलाओं की वाहवाही बटोरने की कोशिश की, वोक कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश की, उसी पुणे से 700 किलोमीटर दूर नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने युवाओं के साथ मंथन किया। 4000 से ज्यादा ढोल ताशा बजाने वाले युवाओं ने रिकॉर्ड बना दिया। देवेंद्र फडणवीस राहुल से सिर्फ 33 दिन उम्र में छोटे हैं,
लेकिन जेन जी के बीच उनकी लोकप्रियता राहुल से कहीं ज्यादा है और ये आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। राहुल के स्टेज्ड इवेंट में चंद 100 ढोल ताशे बजे। फडणवीस के युवाओं से मंथन वाले कार्यक्रम में एक साथ 4100 ढोल ताशों की गूंज सुनाई दी। राहुल के इवेंट में कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित कॉलेजों से छात्रों को लाने का आरोप लगा, जबकि फडणवीस के साथ जेन जी खुद ब खुद जुड़ते चले गए। ऐसा क्यों होता है? देश की युवा पीढ़ी को बीजेपी के नेता क्यों इतने अट्रैक्ट करते हैं? इससे जुड़े दो किस्से खुद फडणवीस ने सुनाए। और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉर्पोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है। मैं 18 साल का था और जिस समय विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हमारे श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहरता नहीं था और विद्यार्थी परिषद के हम 10,000 लोगों ने तय किया कि हम लोग जाएंगे और लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। मैं 18 साल का था, मेरे साथ 30 लोग थे, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, मैं सबसे बड़ा 18 साल का। और ऐसे 10,000 बच्चे हम सारे के सारे जम्मू गए, उधमपुर गए। उधमपुर में जब हमको रोका तो हम लोग पैदल श्रीनगर की ओर गए। और 1992 में आपको याद होगा कि हमारे मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी इनके नेतृत्व में वापस जाकर हमने लाल चौक पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। मैं 20 साल का था जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं प्रयागराज गया, वहां से अयोध्या की तरफ गया और उस समय एक प्रकार से पहली बार गोली चलती कैसी है मैंने देखी। हमारे ऊपर गोली चली, डंडे बरसे और बाद में हमको अरेस्ट किया। तो 20 साल की उम्र में सेंट्रल जेल बदायूं में 18 दिन था। मैं 18 दिन सेंट्रल जेल बदायूं में काटे, वापिस आया, लेकिन वापिस उस आंदोलन में गया। और 1992 में जिस समय बाबरी ढांचा ढहाया गया उस समय मैं वहां था और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। साफ दिख रहा है राहुल की पार्टी और उनके चाहने वाले चाहे जितना भी जोर लगा लें, खुद के लिए युवाओं से आई लव यू कहलवा लें, यूट्यूब वाले कैप्शन में राहुल को प्रधानमंत्री बनवा लें। देश का जेन जी राहुल और उनकी पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं है, वो अपना वोट सोच समझकर ही इस्तेमाल करने वाला है।